अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रज़ा बयानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो हमारे पाकिस्तानी आजकल आईटी एक्सपर्ट्स में आया हुआ है वो रिसेंटली है कि उन्होंने जर्मनी और यूके और मुख्तलिफ ममालिक मूव करना स्टार्ट किया है। कुछ एज ए स्टूडेंट आते हैं और कुछ जो है वो डायरेक्ट जॉब पे आते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त दो ऐसे काबिल लोग मौजूद हैं जो माशाल्लाह से जर्मनी के अंदर इस वक्त जॉब कर रहे हैं। दोनों आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किए हुए हैं। तो मुझसे ज़्यादा वो आपको इस बारे में बताएंगे। हसन, आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, कहाँ से बैचलर्स किया, उसके बाद आपका करियर किस तरीके से प्रोग्रेस किया और आज आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। Okay, thank you so much first of all for inviting me into this session. मैंने 2019 में फास्ट से कंप्यूटर साइंस किया था बैचलर्स एंड देन एक छोटे से स्टार्टअप से अपना करियर स्टार्ट किया था एंड देन 10 में मैंने एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम किया अराउंड 1.5 year and then I was like motivated to go abroad anywhere and then I thought to look for opportunities in Germany. So I started to look for jobs through LinkedIn, Indeed, and some other forums as well. So luckily I जहाँ got. मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए कट करूंगा, आपने जहाँ पे कहा अब्रॉड, तो आपने कोई और ऑप्शंस भी इवेल्युएट की थी या जर्मनी ही ऑप्शन थी और आपने सिर्फ जर्मनी को ही टारगेट करके अप्लाई किया था? Yes, मेरे दिमाग में यूके था और ऑस्ट्रेलिया था. So but then I got to know that के जो वीज़ा प्रोसेस है जर्मनी का वो रिलेटिवली बाकी कंट्रीज से ईजियर है और जल्दी हो जाता है. और काफ़ी सारे जो मेरे अपने सीनियर्स थे और कंपनी के एलमनाइज थे वो भी उनकी भी जॉब्स हो रही थी जर्मनी में, बर्लिन में, म्यूनिक में. सो दैट वाज द मेन आइडिया टू अप्लाई फॉर जर्मनी. सो देन लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फ्यू कंपनीज. उसमें एक स्टार्टअप था, सो आई वाज लाइक not interested in that company. Then I kept applying in few more companies. So luckily एक mid size company में मेरी मुझे offer आई. And then visa process. So it's been only 1.5 months to me in Berlin, and I'm working as a full stack developer at Penta. It's a mid-sized company, and around there are 200 plus employees. So yeah, that was pretty much it behind the motivation and this basic journey of Karachi to Berlin. सही है। और आपका जो स्टार्ट हुआ कैरियर, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन से लेके आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना हो चुका था जब आपने अप्लाई किया जर्मनी के लिए? um 2 years के बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था. लाइक आई वाज एक दिन में मैं 10 to 15 एवरेजली जॉब्स पे मैं सीवी भेजता जरूर था. सो सही है। टू और इयर्स के बाद आउट ऑफ 15 to 20 कितने इंटरव्यू कॉल्स आती थी आपको? देखें 30 to 40 में से 3-4 तो स्केजुअल होते थे, कंफर्म शॉर्ट शॉर्ट होता था कि मुझे यहाँ से इंटरव्यू कॉल आती थी. अब वो आगे कितने में प्रोसीड होता था वो अलग ही कहानी है, क्योंकि a lot of companies prefer experience, especially 3+ एक्सपीरियंस मांगते हैं. लेकिन मेरा 2+ था, लेकिन मेरे अंदर एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कीड़ा था कि भाई मैंने 2+ पे ही निकलना है, मैंने 3 साल तक नहीं रुकना. तो ये था कि 3+ प्रेफर करते हैं, बट मैंने 2+ के बाद स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करना, सर्च करना. सही। अच्छा, एक और रूट जो है वो है स्टूडेंट बंदा आए और फिर उसके बाद वो जॉब अप्लाई करे और उस सिलसिले में उसका मास्टर्स भी हो जाता है। बहरहाल बैचलर्स उसका पाकिस्तान से हो सकता है। तो हमारे साथ अरसलान मौजूद हैं जिन्होंने बैचलर्स तो पाकिस्तान में ही किया था, लेकिन अब वो फिर मूव हुए जर्मनी और फिर उन्होंने अपना मास्टर्स किया और अब वो जॉब की तरफ हैं। तो अरसलान, अपने थोड़े से करियर के बारे में बताएं। किस करियर के, यानी कितने टाइम के बाद आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ गए थे और फिर कितने टाइम के बाद आपने जॉब स्टार्ट की? थैंक यू रज़ा। बहुत खुशी हुई तुमने इनवाइट किया यहाँ पे हमें और हमें इस काबिल समझा। अच्छा, मेरा नाम अरसलान है। मैं पाकिस्तान फास्ट से पढ़ा, मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है। 2018 में ग्रेजुएट हुआ था। रज़ा भाई का, हमारे कुलीग थे रज़ा भाई, और हम लोगों ने साथ ही पढ़ा है। तो 2018 में ग्रेजुएशन के बाद जो है मैंने जॉब करी तकरीबन 3 years एंड 1-2 months तकरीबन। डबल ए लॉजिक्स एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उधर जॉब करी थी। तो उधर एज मैं PHP, जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस था तो उधर जो लैंग्वेज आ जाए उस पर काम करना था। तो 3 years और मेरे ख्याल में 2 months कुछ काम किया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ आ गया था। मैंने जर्मनी का मेरा वैसे इरादा नहीं था, मेरा पहले बना था इरादा अपना यूके का,
तो यूके में मेरा एक जगह एडमिशन हो गया था, लेकिन यूके में क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है आपको, और उसके बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी खासी दिखानी पड़ती है, तो वो इतने हो नहीं रहे थे पैसे। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया, दोस्त है हमारे एक और, उसने जर्मनी का रिकमेंडेशन करी, क्योंकि यहाँ पे फ़ास्ट के हमारे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जर्मनी भी मास्टर्स के लिए, तो उनसे भी काफ़ी सारी बातचीत हुई थी। जर्मनी आने के स्टूडेंट पे क्योंकि मैं एज़ अ स्टूडेंट आया था, तो उसके कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट हो। अब जो है, जब मैं आया था 2000 लास्ट ईयर मई में आया था, 2021 के मई में जर्मनी आया था, और जनवरी में मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है क्लॉस्थल, तो उधर आया था एडमिशन। तो जब जर्मनी में सबसे पहला पॉइंट आपको आने के लिए चाहिए कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे होने चाहिए, जो कि उस वक़्त है तकरीबन 10,500 यूरोज़, और यूरो तकरीबन चल रहा है अभी 200 का, तो तकरीबन 20 लाख रुपीस जो है आपको ब्लॉक अमाउंट में दिखाने होते हैं। यानी ये अब जो है, आपको लेकिन ब्लॉक अकाउंट का क्या मतलब है, आपको ये अकाउंट के अंदर सिर्फ शो करने हैं या ये आपको नहीं, ट्रांसफर नहीं, कर देने होते नहीं, हैं? ये जर्मनी में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ऑनलाइन खुल जाती है सारी, बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, कोरेकल है, बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। तो जो वो ऑनलाइन बैंक आप खुल के उसके अंदर जो आपको आईबैन दे देते हैं, और आप वहाँ से पाकिस्तानी बैंक से यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अब जो है कोविड के बाद ये मेरे ख़्याल में बढ़ा दी, क्योंकि लास्ट वीक या लास्ट वीक ही इन्फॉर्मेशन आई थी, तो तकरीबन 11,500 कुछ कर दी है इसकी अमाउंट ना, यूरोज़, जो आपको दिखाने होते हैं। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि जो है आपका वीज़ा ऑफ़िसर कौन है पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ वीज़ा ऑफ़िसर्स क्या करते हैं, वो फिर अच्छा, ये जो ब्लॉक अमाउंट है, ये आपका जो है 1 ईयर का है। इसमें से आपको जो है मंथली तकरीबन स्टिपेंड मिल जाता है। मुझे जो मिल रहा है, तो उस वक़्त मेरे ख़्याल में 850 कुछ यूरोज़ मंथली में निकाल लेता था मैं अपने अकाउंट से, क्योंकि उसकी लिमिट सेट होती है। 850 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, यानी कि उसको ब्रेक करते हैं वो लोग 12 मंथ्स में, और जो पर मंथ लिमिट बनती है ना, उसमें आप या उससे कम निकाल सकते हैं आप मंथली अपने अकाउंट से, यहाँ आने के बाद। तो वो पैसे जो है एक तरह से आपको वापसी मिल गए पूरे। तो बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके करते हैं कि वो यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और जो पैसे उनको मिलते हैं वो वापसी भेज देते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि वो इतने सारे पैसे लेके आए, तो वो कहीं न कहीं से लेके आते हैं। तो जो वो यहाँ से जो पैसे मिल रहे होते हैं, फिर वो वापसी पाकिस्तान भेज देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए जर्मनी आने के लिए। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद जो है मेरी जीपीए थोड़ी कम थी, अच्छा, ये शायद एक और मेरे ज़हन में सवाल आया कि ब्लॉक अमाउंट कितने टाइम तक आपको रखनी होती है, यानी कि उस अकाउंट के अंदर? ये 1 साल के लिए रखनी होती है। वो आपने बस जब आपने ब्लॉक अमाउंट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्लॉक अमाउंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है जर्मनी आने के लिए। तो जैसे ही तो वीज़ा मिल जाए उसके बाद उसको निकाल दो? नहीं, वो क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो गए, तो उसमें जो है ना मंथली लिमिट सेट हो जाती है कि आप जो है सिर्फ़ मंथ में 850 यूरोज़ निकाल सकते हैं, जो हमारे टाइम पे था। तो अब 11,000 कुछ यूरोज़ हो गए, तो मेरे ख़्याल में 900 कुछ यूरोज़ पर मंथ बनेंगे, जो आपको मन मिल जाएँगे। तो वो क्या होता है कि वो 1 साल में जाके आपका ब्लॉक अमाउंट खत्म होता है। तो यानी कि आपको 1 साल बाद जाके आपके पूरे पैसे रिकवर होंगे वो। तो एक चीज़ तो ये हो गई ब्लॉक अमाउंट। उसके बाद जो है आपको, क्योंकि मेरी जीपीए कम थी, तो इसलिए भी मैंने जर्मनी की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा था। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ रहा था, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ की, कील है, रोस्टॉक है, उसके अलावा हाम्बुर्ग में यूनिवर्सिटी है, ये बर्लिन, टीयू बर्लिन में यूनिवर्सिटी है। तो इन जगहों पे क्योंकि जीपी की वजह से हो नहीं रहा था, तो फिर जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो रिमोट एरियाज़ में जर्मनी के, तो उनमें मैंने देखना शुरू किया, और एडमिशन मिल गया था। ये यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है नॉर्मली जर्मनी में, तो वो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता, क्योंकि और ऊपर से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस भी नहीं होती। मेरी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जाती है वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 200 कुछ यूरोज़ जाती है पर सेमेस्टर, 6 महीने के। तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं, यानी कि 40,000 कुछ बनते हैं 6 महीने के। तो ये हुआ था। अच्छा, फिर आपने 40,000 या यूनिवर्सिटीज़ 4,000? 40,000 6 महीने के, लेकिन 200 अच्छा। यूरोज़ जाती है तकरीबन फ़ीस, हाँ। ओके। 200 यूरोज़, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप आराम से 1000 यूरोज़ पर मंथ कमा सकते हैं, सही, अगर यानी आपको क्या पार्ट आप टाइम जॉब आपको करनी जहन है। में रखना है कि पाकिस्तान से आप 20 लाख डाल के आ रहे हैं, और उसके बाद हाँ, फिर आपको यहाँ पे आप अपनी जॉब से उसको कर लेंगे कवर, फिर आपको मजीद हाँ, पाकिस्तान नहीं से बहुत क्लिक सारे, नहीं। हाँ, उसका इश्यू ये है, अगर आपने जॉब नहीं भी करनी तब भी आप 1 साल तक अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ब्लॉक अमाउंट से तकरीबन 850 यूरोज़ आ रहे हैं, हम्म। और अगर देखा जाए तो खर्चों की बात करें अगर हम, तो वो आपकी जो है 300-400 यूरो जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जाती है, ढाई हम्म। 300 साढ़े 300 रेंट जाता है,
और 100-150 आपका जो मंथली का मंथ का खाने का खर्चा है। तो उसके बाद भी आपके जो पास जो है ना 100-150 यूरोस बच जाते हैं जो आपके ब्लॉक अमाउंट से मंथली निकल रहे हैं। और आपको अपने मास्टर्स के साथ जॉब करना अलाउड होती है हाँ, जर्मनी में? कराची से जो वीज़ा लगवाते हैं उनको नहीं होती। ये एक अलग चीज़ हमें भी पता चली थी। जिनका वीज़ा कराची से लगता है, उनको जो है इनिशियली, क्योंकि इनिशियल वीज़ा लगता है या तो 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का। और जो है मेरा जो लगा था वो 3 मंथ्स का लगा था, लेकिन मेरे साथ एक और बंदे ने अप्लाई किया था, कराची का ही दोस्त था मेरा, उसको 6 मंथ्स का मिला था, जबकि हमारा इंटरव्यू प्रोसेस सारी चीज़ें सेम डे हुई थी, पासपोर्ट भी हमें सेम डे मिला था। तो वो ओके। वीज़ा ऑफ़िसर पे डिपेंड करता है कि वो कितने मंथ का वीज़ा देता है। मुझे 3 मंथ्स का मिला था, उसको 6 मंथ्स का मिला था। लेकिन काम करने की अपॉर्च्युनिटी दोनों को नहीं थी, क्योंकि वीज़ा पे लिखा हुआ था कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते जब तक आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। ओके, यानी जब तक ब्लू कार्ड तो नहीं मिलेगा। नहीं, जब तक आपको स्टूडेंट कार्ड होता है, ब्लू कार्ड तो जॉब का होता है। ब्लू कार्ड हाँ, ओके। स्टूडेंट कार्ड जब आपको मिलेगा तब आप जो जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, वो भी 20 आवर्स पर वीक की उसकी लिमिट है। सही तो है, तो यानी फिर उसमें चांसेस ये होंगे कि आपको 20 आवर्स में पार्ट टाइम में कोई आईटी की जॉब नहीं मिलेगी और आपको फिर और जॉब्स की तरफ जाना पड़ेगा, या जर्मनी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, और आपको जर्मनी आईटी की में जॉब आराम से आपको मिल जाती है? कोई भी पार्ट टाइम जॉब दे रहा है ना, जैसे मैंने शुरू में पार्ट टाइम जॉब आईटी की फील्ड में करी थी, अपनी फील्ड से रिलेटेड, वो जावा की जॉब थी। ओके। तो लेकिन वो मैंने सिर्फ 1 वीक करी थी, उसके बाद मेरा जो है दूसरी फुल टाइम अपॉर्च्युनिटी मिल गई थी, तो वो मैंने की थी, उस पे भी आता हूँ मैं अभी। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ निकालनी है। यूनिवर्सिटीज़ निकालने के लिए एक वेबसाइट है daad.de, daad.de, एक ये है, इस पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ से जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आप फ़िल्टर लगाएँ अपनी कि आपने कौन सी डिग्री करी है, आपने जो कौन सी डिग्री करनी है, आपके पास कितने पैसे हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों यूनिवर्सिटीज़ आ रही होती हैं वहाँ पे। ज़्यादातर पब्लिक होती हैं, क्योंकि जर्मन पब्लिक स्टेट है जर्मनी। तो उसमें से आप जाके यूनिवर्सिटीज़ निकालें। उसके बाद उसके अंदर जो लिखा हुआ भी आ रहा होता है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है यूनिवर्सिटी में। या तो आप यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट से जाके अप्लाई करेंगे, या जो 90% यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन लेती हैं, वो एक वेबसाइट है यूनी असिस्ट, ओके। UNIASSIT, यूनी असिस्ट। तो उससे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं लोग। तो उसकी फ़ीस होती है तकरीबन पर यूनिवर्सिटी, मेरे ख़्याल में पहली यूनिवर्सिटी की 45 यूरोज़ जाती है, और उसके बाद आप जितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वो 25 यूरोज़ पर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ीस जाती है। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ था कि मैंने यूनियसस से एक दफ़ा भी अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैंने अप्लाई सिर्फ़ 3 यूनिवर्सिटीज़ में किया था, जो मेरे क्राइटेरिया में आ रही थी। तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी ये थी क्लाउस्टल, जिसमें मुझे कन्फर्म था कि इसमें हो जाएगा एडमिशन। एक यूनिवर्सिटी हिल्डेशाइम की थी, और एक और थी, उसका मुझे नाम अभी तक याद नहीं आया है, कब से मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ख़ैर ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ थी। अच्छा, मैंने जब अप्लाई किया था तो ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन वेबसाइट से अप्लाई किया था। इन्होंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फ़ीस जमा करवाई थी, तो तकरीबन 15,000 एप्लीकेशन फ़ीस गई थी, और 2 वीक्स में मुझे जो है एडमिशन लेटर भी मिल गया था यहाँ पे। तो अब जो ये है वो आप पैसे 15,000 यूरोज वो पैसे हैं जो? नहीं, 15,000 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़। ओके, नहीं, बात सारी यूरोज में करते हैं अब, ताकि जो है अच्छा, ना वो एक क्लियर रहे। हाँ, हाँ, ये सही। कंफ्यूजन ना हो। तो पहले आपने जो है वो कितने ब्लॉक अकाउंट में जमा 10,000 कराने थे यूरोज़ तकरीबन। वो, और फिर उसके हाँ, बाद ये जो है तकरीबन उसके बाद तकरीबन ये 100 यूरोज़ तकरीबन, अगर 100 ऑन एवरेज यूरोज लगाएँ, 75 यूरोज़। की फीस है। तो सही। ये एप्लीकेशन फ़ीस गई थी इसकी। ये ठीक है। अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कोई भी एडमिशन लेगी ना, आपकी एप्लीकेशन लेगी, वो कम से कम हम्म, 70 यूरो, 75 यूरोज़ एप्लीकेशन फ़ीस लेगी। सही और है। जो यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई करवाती हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी-सी कम होती है एप्लीकेशन की, वो 45 और 25 यूरो, जो मैंने बताया ना कि पहली दफ़ा में 45 यूरोज़, और सेकंड सही टाइम से है। जितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, वो 25 यूरोज़ जाएगी फ़ीस आपकी। सही है। अब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया, तो आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटी वाले आपको लेटर दे देंगे, ऑफ़र लेटर, कि जो है आप आ जाएँ, ये आपका एनरोलमेंट लेटर है। अब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो वीज़ा की कंडीशन ये होती है कि आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए, और जहाँ जो यहाँ पे आपने पैसे जमा कराएँ, उसके अकाउंट की स्टेटमेंट। यहाँ के जो ब्लॉक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट, वो 10,000 सही। यूरोज़ आप यहाँ के बैंक की स्टेटमेंट दिखाएँगे। तो ये 2 लेटर, और बाकी आपके जो डिग्री-विग्री और बाकी सारी चीज़ें जो है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट सब होता है। वीज़ा सही के लिए जमा कराने होते हैं आपको। फिर जो है वो वीज़ा में नॉर्मली कोई मसले करते नहीं है, दे देते हैं। स्टूडेंट्स को तो ख़ासकर फ़ौरन दे देते हैं वीज़ा। मेरा भी तकरीबन जो है मेरे ख़्याल में 1 एंड अ हाफ मंथ में आ गया था वीज़ा। है। मास्टर्स तो यूजुअली जो है जर्मनी, वो कितने ड्यूरेशन का है? 1 साल का होता है या 2 साल का होता नहीं, मास्टर्स जर्मनी में ओवरऑल जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 2 इयर्स है है? कम से कम, और मैक्सिमम मेरे ख़्याल में 2.5 इयर्स तक भी जाती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़। कोई भी लेकिन 1 जो ईयर है का नहीं है मास्टर्स? 1 ईयर वाला मास्टर्स मैंने प्राइवेट मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन उनके पे फ़ीस भी अच्छी खासी होती है। वो तकरीबन 6,000 हाँ, 9,000 यूरोज़ पर ईयर सही ये है। फ़ीस होती है प्राइवेट की। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ 2 इयर्स होती हैं, लेकिन उसकी लिमिट ये होती है कि आपको
आपको जो है अपना कोर्स लोड अगर आपने कम लेना है तो जो है आप 4 इयर्स तक की लिमिट होती है मास्टर्स कंप्लीट करने की, तो आप 4 इयर्स तक अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर और उसी हमें पार्ट ड्यूरेशन टाइम। के बीच में आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं? नहीं, स्टूडेंट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते कभी भी, आपने हमेशा पार्ट टाइम ही करनी है जॉब। ऐसा हो सकता है कि आप जो है हाँ, अगर वो स्टूडेंट्स की लिमिट ये होती है कि आपने 20 आवर्स पर वीक करना है काम ना। अब सही। अगर मेरे ख्याल में ईयरली इसको लगाते हैं तो 720 आवर्स बनते हैं, जो आपको जब आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है तो उसमें आपको एक लेटर मिलता है, उसके अंदर लिखा होता है कि 720 आवर्स आप काम कर सकते हैं पर ईयर। तो अब या तो वो 720 आवर्स आप शुरू के 4 महीने में एक साथ कर लें फुल टाइम जॉब में, लेकिन फिर आप बाकी पूरे साल काम नहीं कर सकते। या तो आप जो है पार्ट टाइम जो सही। है पर वीक जो 20 आवर्स जो बनते हैं इनके, वो उस तरह से काम कर लें, वो पूरे साल काम कर लें आप। तो ये होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे काफ़ी दोस्त हैं मेरे, उन्होंने शुरू के 4 महीने फुल टाइम जॉब करी और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़े। 6 मही पढ़ाई करी 6 महीने ना, ये क्योंकि फुल टाइम जॉब में ज़ाहिर-सी बात है पैसे भी डबल मिलते हैं आपको और पार्ट टाइम में आपको पैसे आधे मिलेंगे, तो ये फ़र्क आ जाता है। तो बहुत एक सारे और लोग होते हैं सवाल जो वो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा था कि जो एजुकेशन का लेवल है, क्या वो बहुत ज़्यादा हुँ, कम्पिटिटिव है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक, या असाइनमेंट बेस्ड होता है ज़्यादातर और बड़ा एक रिलैक्स किस्म का एजुकेशन सिस्टम है, या बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव? नहीं, पढ़ाई यहाँ की रिलैक्स नहीं है। ये नहीं, तो कम्पिटिटिव। कन्फर्म है कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही अलग है। जैसे मैं कंपेयर करूँगा हमारी फ़ास्ट से, अगर जैसे हमने फ़ास्ट में पढ़ा है कि जो है हमें खुद पढ़ना होता है, नॉर्मली खुद समझनी होती हैं चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें। टीचर्स होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, लेकिन आपने समझना खुद है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्विज़ेज़ मिलते हैं, तो वो आपने करने होते हैं ऑब्वियसली। तो पढ़ाई लेकिन काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखेंगे कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से फिर ट्रांसफ़र कराते हैं लोग हल्की यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हल्की यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमारी थी यूनिवर्सिटी क्लोस्टल, इसमें भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है। तो क्योंकि ये बाहर का एक कल्चर ये है कि आपने खुद से पढ़ना है, यहाँ पे कोई भी आपको पढ़ाएगा नहीं, तो आपने खुद से करनी है सारी चीज़ें, सारी मेहनत खुद करनी है, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ख़ासकर या इंडियन स्टूडेंट्स ये आके जो है, इस चीज़ को थोड़ा-सा वो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए इस चीज़ पे आना। अच्छा, और लैंग्वेज मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या इंग्लिश ही है? डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन-सा है। अगर आप जैसे हमारी फ़ील्ड में, मैंने तो सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ देखे थे, तो वो उसमें ये था कि 90% 85% यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज़ ऑफ़र कर देती हैं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एडमिशन ले लिया था। लेकिन इसके अलावा जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़, उसमें वाइस वर्सा होता है कि उसमें 10% इंग्लिश कोर्सेज़ होते हैं और बाकी जो 80-90% होते हैं, वो जर्मन कोर्सेज़ होते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आपने पहले जो है जर्मन सीखनी होती है, या तो पाकिस्तान से सीखें आप, या यहाँ पे आके 6 मंथ्स का जर्मन का कोर्स होता है, तो वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर पे मिलता है। यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से लेटर ले लिया, तो आपको वीज़ा सिर्फ़ इस कंडीशन में मिलेगा कि आप पहले 6 महीने जाके जो है जर्मन सीखेंगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सही। तो अच्छा जो कि अगर मैं अरसलान, मैं तो आपको यहाँ पहले पे एक सेकंड के लिए रोकूंगा और मैं हसन की तरफ वापस जाऊंगा हुँ, अबाउट द कल्चर वाली चीज़। हसन, थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि जो जॉब का कल्चर है, जो आपने पाकिस्तान के अंदर जॉब की और यहाँ पे जॉब की, क्या कल्चर में कोई डिफरेंस नज़र आया, या सेटलिंग इन में आपको ऑफिस के अंदर कोई डिफरेंस था, या आपको लगता है कि बिल्कुल कल्चर सेम ही है वहाँ के सॉफ्टवेयर हाउसेस का और यहाँ के सॉफ्टवेयर हाउसेस का? नहीं, इट्स नो वे सेम। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान के कल्चर में, वर्क एनवायरनमेंट में, और यहाँ की हर कंपनी में मोर और लेस। इवन यहाँ का आप छोटे से छोटा स्टार्टअप भी उठा लेंगे, वो पाकिस्तान की काफ़ी बड़े नाम वाले सॉफ्टवेयर हाउसेस से बेहतर होगा उसका कल्चर और उसका एनवायरनमेंट। यहाँ पे ह्यूमन सेंट्रिक कल्चर कहते हैं लोग इसे, ह्यूमन सेंट्रिक होता है। दे डोंट फोर्स एनी एम्प्लॉय ऑन एनीथिंग, ऑन एनी टास्क कि आपने इतने टाइम में करना है, नो टाइम बाउंड्स। इवन अगर स्ट्रिक्ट डेडलाइंस भी होती हैं तो दे रिलैक्स द एम्प्लॉयज के देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू शुड रिलैक्स एंड think for the best solution. What they look for is producing the best quality. They don't worry about the timings. So काफ़ी फ़र्क है। इवन मैंने काफ़ी अच्छी कंपनी से काम किया पाकिस्तान में, तो इवन वहाँ की टॉप मोस्ट कंपनी से कल्चर भी काफ़ी पीछे है यहाँ के जो मिड लेवल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ से। सो देयर इज़ अ लॉट डिफरेंस। सही है अरसलान। इसी क्वेश्चन को वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर रखते हुए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी आपने यानी सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया और यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो कल्चरल डिफरेंस लगा? और फिर उसके बाद लैंग्वेज बैरियर कोई होता है, या यहाँ पे सब इंग्लिश ही बोलते हैं तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है? नहीं, कल्चरल डिफरेंस तो वाक़ई जैसे हसन ने कहा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और यहाँ पे। पाकिस्तान में जैसे हमारा मशहूर था ना कि हमें ऑफ़िस गए तो वापसी का टाइम नहीं पता आपको।
तो यहाँ पे ये सीन नहीं है। यहाँ पे जो है आपको जितने घंटे के कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आपने उतने ही आवर्स काम करना है। अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वो आपको क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों बैठे हुए हैं एक्स्ट्रा। अगर आपका टास्क कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी आप क्यों बैठे हुए हैं एक्स्ट्रा, टास्क आप बाद में करें। तो कल्चरल डिफरेंस काफ़ी, यहाँ पे प्रेशर नहीं देते आपको पीस ऑफ माइंड होता है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे जैसे हम लोग जॉब कर रहे होते हैं तो अक्सर तो लोग अपॉइंटमेंट्स ले लेके छुट्टियों पे भी गए हुए होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आपकी पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। लेकिन बस यहाँ पे ये फ़र्क आया था कि यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं आप पे काफ़ी। ट्रस्ट फैक्टर जो है कंपनी का बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उनका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप फारिग हैं आपसे, आपको फ़ौरन निकाल देते हैं। तो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग फिर। सही है। तो अच्छा, ये चीज़ एक होती है। क्वेश्चन जो बस अब इसको एंड की तरफ ले जाते हैं। हुँ। अरसलान ने बड़ा ब्रीफली समझा दिया पूरा प्रोसेस के किस तरीके से अप्लाई करना है स्टूडेंट को और फिर किस तरीके से आना है और फिर आगे। हसन, अगर आप थोड़ा जॉब की एप्लीकेशन के बारे में बता सकें कि सबसे पहले तो कौन सा मीडियम है, जॉब कहाँ से अप्लाई की जाए, फिर ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है, और इज इट ओनली फॉर द पीपल हु आर इन आईटी फील्ड, यानी कि आईटी के लोगों के लिए आसान है जर्मनी में जॉब फाइंड आउट करना पाकिस्तान से, या आप समझते हैं कि जो लोग आपके सामने या ऐसी कोई एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या जो लोग बीबीए कर रहे हैं या इस तरह की दूसरी फील्ड्स हैं, उनके लिए भी इतना ही इक्विवेलेंटली आसान है जर्मनी में एक जॉब हासिल करना? आई वोंट से कि आसान है, क्योंकि यहाँ पे सारी बात ओपनिंग्स की है, क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स की ओपनिंग्स जो है ना वो यहाँ पे इतनी नहीं है जितनी आईटी की ओपनिंग्स हैं। सो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के यहाँ पे ज़्यादा मतलब फोकस्ड है और वैकेंसीज भी फिर उसकी ज़्यादा है। सो लेकिन आई हैव सम फ्रेंड्स एंड आई नो सम पीपल हु आर वर्किंग इन सम बिजनेस ऑन सम बिजनेस रोल्स। सो उनको भी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन रेशो कम है। अदर देन दैट, प्रोसेस जो है वो जो मतलब फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी जो वीज़ा प्रोसेस है वो इतना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड अ जॉब ऑफर, उसको ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एंड देन यू गो टू एम्बेसी, बुक द अपॉइंटमेंट एंड देन गो टू एम्बेसी। छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे एंड देन यू जस्ट गेट द इनिशियल वीज़ा ऑफ 3 और 6 मंथ्स, एंड देन फिर आपका ब्लू कार्ड बनता है जो कि रेजिडेंस और वर्क परमिट दोनों होता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और होती है, वो ये कि काफ़ी कंपनीज जो हैं वो एजेंसीज से हेल्प लेती हैं वीज़ा प्रोसेसिंग में, सही है। अब एक चक्कर ये होता है कि काफ़ी कंपनी जो एजेंसीज हैं ना वो प्री अप्रूवल लेके दे देती हैं जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको। प्री अप्रूवल से ही होता है कि आपका वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। तो जो 1 या 1.5 महीने में आपका वीज़ा प्रोसेस होना होता है वो 2 या 3 हफ्ते में भी हो जाता है। जैसे मेरी एग्जांपल थी, मुझे एजेंसी ने LMA कहते हैं उसको, लेबर मार्केट अप्रूवल, अगर वो आपके पास है तो आपके पास एम्बेसी से इंटरव्यू के 2 से 3 दिन बाद रिस्पॉन्स आ जाता है कि भाई आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस और अपनी ट्रैवलिंग डेट हमसे आके शेयर कर दें, और फिर उसके 1 हफ्ते बाद आपको वीज़ा स्टैम्प मिलता है, स्टिकर मिलता है पासपोर्ट के ऊपर, पासपोर्ट आपको रिटर्न हो जाता है विद इन 1 और 1.5 वीक। सो इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर LMA नहीं है आपके पास तो 2 महीने भी लग जाते हैं। सो देयर आर एग्जाम्पल्स जिनके पास LMA नहीं था, उनको 2 महीने भी लग गए, 1.5 से 2 महीने, लेकिन रिलेटिवली ईजियर है। अच्छा, एक और चीज़ में मैं बात का ये करना चाह रहा था कि जैसे अरसलान ने काफ़ी मेंशन करा कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिलेटेड टू दी स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, आपको किस तरह से पैसे कलेक्ट करने हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट एंड एवरी कम्प्लेक्सिटी इन दैट रिगार्ड। सो आई थिंक एंड आई बिलीव के बजाय इसके कि अगर हमने यहाँ पे आके मास्टर्स करना है देन अल्टीमेटली जॉब भी करनी है, तो व्हाई नॉट ग्रूम योर स्किल्स, पाकिस्तान में रहते हुए अपनी स्किल्स को और बेहतर करें, कोर्सेज करें, इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करें एंड देन डायरेक्टली कम ऑन टू द जॉब। और उसके अंदर रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा कम होगा, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगी हुई होगी, यू विल डायरेक्टली लैंड ऑन टू द जॉब एंड विच वुड बी गुड फॉर एवरीवन। सो इसी सवाल से एक लिंक सवाल ये बनता है कि टोटल उन्होंने तो अपने एक्सपेंसेस बताया कि कितने पड़ते हैं, आप एज ए जब जॉब पे आ रहे होते हैं तो क्या सारे जो वीज़ा और ये सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस हैं वो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए करके दे रहा होता है, या आपको उसमें खुद भी कोई एक्सपेंस आपके ऊपर आता है, और अगर आता है तो वो कितना है? जी, मोस्टली कंपनीज, ऑलमोस्ट 80% ऑफ कंपनीज रीइंबर्स ऑल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और कंपनीज की जो है वो लिमिट होती है। कोई 5000 यूरोज आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रहा होता है, कोई 3000 दे रहा होता है। मुझे 3000 यूरोज मैं शेयर कर रहा हूँ। 3000 यूरोज मेरी जो लिमिट थी ट्रैवलिंग एक्सपेंस की, उसके अंदर वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग टिकट,
हेल्थ इंश्योरेंस सॉरी वो अलग से हो जाती है, वो आपका एम्प्लॉय करवा के देता है, तो उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की। ट्रैवल इंश्योरेंस की फीस, वीजा फीस एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट, एवरीथिंग, अपार्टमेंट का फर्स्ट मंथ रेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर रीइंबर्स्ड बाय योर एम्प्लॉयर। अच्छा, रीइंबर्समेंट भी होती है और कुछ एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते हैं ये जितनी भी अमाउंट होती है। सो एवरेजली the relocation cost is around 1500 to 2000 euros depending upon how much you are spending. So मेरे 1500 euros लगे थे, so because मैंने like average flat ली थी और एवरेज अपार्टमेंट लिया था, मैंने किसी लेविश होटल के अंदर वन मंथ के लिए बुक नहीं करवाया, सो इतना ज़्यादा मेरा एक्सपेंस नहीं लगा था। लेकिन शुरू में मैंने अपने पास से ही दिया था, देन वो रीइंबर्स कर दिया कंपनी ने। सो ये सारा सिनेरियो होता है, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है इनिशियली अगर आप अपने आप को सेटल इन करना चाह रहे हैं जॉब के ऊपर डायरेक्टली, तो आई वुड वोट फॉर दी ब्लू कार्ड विच इज़ वर्क परमिट। सही है। ये तो यानी हर बंदा इस डिस्कशन को सुन के खुद एनालाइज कर सकता है कि वो उस वक्त किस पोजीशन पे और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। इधर वो एज ए स्टूडेंट आना चाहता है, और इसमें बहरहाल स्टूडेंट आने से एक फ़ायदा ये है कि आपका मास्टर्स हो जाएगा जो आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेगा, और जो डायरेक्टली जॉब पे आ रहा है शायद उसको बाद में, शायद 10 साल बाद कभी ना कभी उसको सोचना पड़ेगा यार मुझे एक मास्टर्स की डिग्री भी चाहिए। बहरहाल ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, लोग खुद अपने, यानी हर बंदा अपनी पोजीशन ज़्यादा बेहतर जानता है और फिर वो एनालाइज करके डिसीजन ले सकता है। मैं इसको यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, साथ साथ फेसबुक पे भी अगर कोई कमेंट्स आएंगे तो उसमें इंशाल्लाह हसन और अरसलान भी जितना मुझे पता होगा मैं जवाब दे दूंगा। बाकी जर्मनी के हवाले से ज़ाहिर है हसन और अरसलान ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और इंशाल्लाह हम फिर इस किस्म का कोई डिस्कशन रखेंगे, और अगर इसमें कोई और सवालात आए तो फिर उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। तो अगर कोई भी सवालात हो तो उसको हम कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हाँ हसन, अगर कुछ एंड में आप कोई कमेंट करना चाहते हैं? ठीक। यस, आई रियली अप्रिशिएट दिस मोटिव बिकॉज पाकिस्तान में काफ़ी लोग अभी भी ये समझते हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, which is not the case. काफी इजी है, इट्स जस्ट कि आपको एक गोल सेट करना, डायरेक्शन सेट करनी है, एंड यू आर गुड टू गो। सो इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान मतलब लोगों को ये बिलीव करना चाहिए कि इट इज पॉसिबल। सो दैट इज द थिंग दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड इन देयर माइंड। हो सकता है कोई एक बंदे को भी हमारी ये वीडियो पहुंच जाए और उसकी वजह से उसको मोटिवेशन हासिल हो कि अगर वो मूव करना चाहता है तो उसको एक पाथवे मिल जाए, और हमारा मकसद यही है इसमें कि अगर उसको पाथवे मिल जाए तो बेहतर है। हाँ एक सलाना, आप चीज कुछ मैं बस कहना चाह बोलूंगा रहे हैं? कि ये अच्छा हो गया कि जो है वो जैसे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है या हमारे पास जीपीए नहीं है, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि दोनों ही एग्जांपल्स आ गए हैं कि मेरी जीपीए जैसे बहुत कम थी, 2.4 थी, और मैंने यहाँ पे 2.2 और 2.3 वाले लोग भी देखे हैं जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए हुए हैं। बाकी इसी तरह से हसन ने बताया जैसे एक्सपीरियंस इतना नहीं था, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि जो इतना एक्सपीरियंस पहले 8-10 साल का एक्सपीरियंस लेंगे उसके बाद बाहर जाएंगे। तो ये भी केस नहीं है कि डिपेंड कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और कितना आप ट्राई करते हैं। तो ये फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, जितना आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस हैं बाहर आने के। सही सही। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच अरसलान। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, टेक केयर।